Good afternoon. And a very happy new year to all the viewers. May the new year bring in prosperity to all. Welcome to this year's first episode of Market Update with Pragat Dwivedi. A keen researcher, publisher and business analyst, Pragat Dwivedi started Ply Reporter 21 years back with the sole aim of organizing the unorganized industry through right information, content and forecasts. The live episodes of Ply Reporter's Market Update with Pragat Dwivedi are about his sharing of current market information and answering questions from the live audience. Before we start, let me share a few words about our powered by partner Modak Ply. Modak is a 15-year-old company. They are into active branding and promotion since last 10 years. 2023 will see the coming up of the largest hub by Modak, which will house all the products under one roof, with the aim and motto to provide the buyers a one-stop solution with no compromise on service quality. With the same honest commitment and strong vision, the Modak brand continues to grow since last 10 years. With the new hub, new technology and its commitment to honesty, Modak is geared up to be an unbeatable combination. Modak produces a wide range of panel products like marine plywood, pine blockboard, flush door and shuttering plywood, and decoratives and other segments are also being added very soon. Here is a brief message from Modak Ply. Good morning everyone. I wish everyone listening and watching a very happy new year 2023. पिछले साल आप लोगों ने मोदक को, मोदक के विजन को, मोदक की क्वालिटी को खूब सराहा और बहुत सपोर्ट किया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आने वाले नए साल 2023 में आप मोदक को एक बहुत ही उम्दा रूप में, बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत बड़े प्रारूप के साथ देखेंगे। ये मिस्ट्री जनवरी से ही खुलनी शुरू हो जाएगी और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका ब्रांड एक नई ऊंचाइयों को और एक नए विजन के साथ उतर रहा है। मैं अपनी टीम और अपने टीम के सदस्यों के माध्यम से मैं एक कमिटमेंट करना चाहूँगा कि जो हमारा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का मोटिव और जो हमारी कमिटमेंट है ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ की, वो बाकायदा इसी तरह रहेगी। 2023 में भी सुदृढ़ तरीके से हम इस सिद्धांत पे खड़े रहेंगे और हमारी टीम पूरी ईमानदारी के साथ इस पे वर्क करती रहेगी। और ये इस ईमानदारी का ही नतीजा है शायद कि एक इतने बड़े मंच और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम साल के पहले दिन पे ही हमारा मिलना हो रहा है और मैं आपके सामने आया हूँ। तो ये मंच और प्लाई रिपोर्टर दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रिय हमेशा रहे हैं और मैं इनको भी और इनकी पूरी टीम को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी सपोर्ट मार्केट अपडेट को और नई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा बनी रहेगी और हम आने वाले साल में भी इस मंच पे, इस माध्यम के द्वारा आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। मैं फिर से नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके मित्रगणों को, आपके परिवारजनों को देता हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और खूब ग्रो करें। धन्यवाद। Modak family wishes you all a very happy and prosperous new year. Happy New Year to all of you. Thank you for the wonderful message. Now requesting Pragat ji to take over from here. दोस्तों, मैं प्रगत द्विवेदी आज के मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में आपका स्वागत है। आज फिर से 17वें एपिसोड में एक बार बाजार की चर्चा लिए हुए वुड पैनल इंडस्ट्री के सभी तरफ हो रहे बदलावों के ऊपर चर्चा करते हुए हम आपसे इस नए साल में अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्लाई रिपोर्टर, सरफेसेस और फर्नीचर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन की तरफ से आज के इस मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी के एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि बाजार में चल क्या रहा है। एक्चुअली बाजार में हम देखें तो उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 2022 में जो वर्ष बीता है उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं, कुछ उतार चढ़ाव ऐसे हैं जिसको यहाँ पर बता देना आपके लिए, आपके मेमोरी के लिए और आपकी प्लानिंग के लिए बेहतर होगा। पहला,
2022 टिम्बर के तेजी के लिए, टिम्बर की ऑल टाइम हाई लेवल्स के लिए याद रखा जाएगा। 2022 में जहां एक तरफ सफ़ेदा 900 और 1000 के वैल्यू को टच करता हुआ नजर आया, वहीं पॉपुलर 1400-1500 की ऊंचाई तक पहुंच गया। साउथ हो या नॉर्थ इंडिया, हर तरफ टिम्बर ने अपनी ऊंचाई के नए नए रिकॉर्ड बनाए। 2022 अगर आप ध्यान दें तो एक बात और जिसके लिए बहुत ज़्यादा याद रखा जाएगा वो है टेक्निकल ग्रेड यूरिया की इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया से टेक्निकल ग्रेड यूरिया में थोड़े बहुत जो बदलाव हुए, शिफ्ट हुआ, उसके लिए भी 2022 एक टर्निंग पॉइंट का ईयर है जो याद रखा जाएगा। 2022 में सी फ्रेट अपने ऑल टाइम हाई पर था। सी फ्रेट अपनी उन ऊंचाइयों पर था जहां पर अब धीरे धीरे वापसी की राह हो चली है। सी फ्रेट की पीकिंग के लिए भी 2022 उसी तरह से याद रखा जाएगा। 2022 में अगर आप देखें तो एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड अपने बुल रन के लिए हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि 2022 में सभी एमडीएफ बनाने वाले या पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली कंपनियों ने अपने डिमांड को भरपूर एंजॉय किया है, प्राइसेस को भी उतना ही एंजॉय किया है और मार्जिन्स को भी उतना ही एंजॉय किया है। यूं कहें तो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर, डीलर हो या रिटेलर, इन पर्टिकुलरली दो प्रोडक्ट्स में सभी ने ग्रोथ दर्ज की, सभी ने पैसे कमाए और 2022 इसके लिए हमेशा याद रहेगा। दोस्तों 2022 एक चीज के लिए और याद रखा जाएगा और वो है मेटेशिया। मेटेशिया प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन आयोजित की गई जो आप लोगों के द्वारा और आप लोगों की वजह से आयोजित की गई। मेटेशिया प्रगति मैदान में 2022 में सितंबर 2, 3 और 4 को आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी की यूं कहें तो हम सभी के अपेक्षाओं के बहुत ऊपर इसको रिस्पांस मिला और इसकी सफलता, इसमें सभी का एक साथ आना, सभी का एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है जो ट्रेड को नए बदलाव और नए आयाम देगा। दोस्तों 2023 1 जनवरी को आज फिर से मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में एक बात हम अपनी टीम की तरफ से जरूर कहना चाहेंगे कि आने वाले महीनों में और मेटेशिया 2023, मेटेशिया 23 में हम फिर से कुछ और बेहतर, कुछ और नया, कुछ और इंडस्ट्री के लिए कारगर करेंगे जो आप जरूर पसंद करेंगे। अपनी भूमिका और अपनी उपस्थिति अभी से जरूर प्लान कीजिएगा। आज के मार्केट अपडेट की पहली शुरुआत करेंगे कि बाजार में चल क्या रहा है और इसके पहले हम मोदक की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मोदक प्लाईवुड जो यमुनानगर की कंपनी है, जिन्होंने मार्केट अपडेट में अपने स्पॉन्सरशिप से इस कॉज को सपोर्ट किया है, इसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद। गगन जी और आकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सभी डीलरों को ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही बना के देते रहेंगे। शुरू करते हैं कि कहाँ है आज का बाजार में दोस्तों टिम्बर के प्राइसेस से हम शुरू करेंगे और टिम्बर के प्राइसेस एक बार फिर हल्की सी यूं कहें तो टिम्बर प्राइसेस एक बार फिर से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टिम्बर में पिछले 1 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा तेजी दर्ज की गई है, चाहे वो प्लाईवुड बनाने वाला हो या लैमिनेट बनाने वाला हो या एमडीएफ बनाने वाला हो या पार्टिकल बोर्ड बनाने वाला हो। ये सभी एक बात से सहमत होंगे कि रॉ मटेरियल्स में नरमी दर्ज की गई है, लेकिन टिम्बर एक ऐसी कमोडिटी रही जिसमें एकाएक 100 से 150 रुपए की तेजी अलग अलग जगहों पर नजर की आई है और इसके चलते सभी एमडीएफ मैन्युफैक्चरर्स हो या पार्टिकल बोर्ड या प्लाईवुड, इन पर बहुत दबाव बना है। प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां तो अत्यधिक दबाव में है। एक्चुअली दबाव इतना है कि वो कैश लॉस कर रही हैं। छोटे मैन्युफैक्चरर इसमें पिसते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन मझोले मैन्युफैक्चररों की है जिनसे अपेक्षा तो बहुत अच्छे क्वालिटी की होती है, लेकिन प्राइस कंपैरिजन में कहीं टिकते नहीं। एक्चुअली मझोले मैन्युफैक्चरर की दशा उस दुर्दशा की तरफ बढ़ चली है जहां पर उनको प्राइसेस तो सस्ते वाले से कंपेयर करना होता है और क्वालिटी बहुत अच्छे वाले से कंपेयर करना होता है। कंपोज्ड कोर और कंपोज्ड कोर से बनी हुई कैलिब्रेटेड प्लाईवुड की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके प्राइसेस देने में आनाकानी है। देखा गया है कि प्लाईवुड बनाने वाले पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और इसकी जो वजह है मुख्य वो है टिम्बर के प्राइसेस। देखिए, एक तरफ जहां प्लाईवुड की कीमतों में
बढ़ोतरी का दबाव है, दूसरी तरफ लैमिनेट में बाजार में दाम घटे हैं। इसका कारण है फिनॉल, क्राफ्ट या मेलामाइन में जहां पर एक तरफ नरमी दर्ज की गई, वहीं प्लाईवुड में एक तरफ तेजी दर्ज की गई। एमडीएफ बनाने वालों में जहां पर एक तरफ मार्जिन का कुशन था, इसलिए वहां पर प्राइसेस में बढ़ाने का दबाव नहीं है, लेकिन प्लाईवुड में जहां पर कोई कुशन बचा ही नहीं, अब सीधे नीचे रसातल है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी कंपनी प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी आज वो प्राइस बढ़ाने की बात क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास नीचे और गिरने की जगह है नहीं। अगर वो वहीं पर खड़ा रहता है तो डेली लॉस कर रहा है, अगर वो यहां से ऊपर बढ़ता है तो उसे ये डर है कि उसकी सेल खो न जाए। फिर भी एसोसिएशंस ने कलेक्टिव डिसीजन के बहुत सारे मीटिंगें की हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी बैठकें की हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले 8 दिनों में लगभग इंडिया की हर कोने के क्लस्टर्स की एसोसिएशंस ने बैठकें करके अपने अपने प्राइस लिस्ट को जारी किया, और इसकी वजह रही है कि अब कहीं से नीचे जाने की कुशन बची नहीं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो प्लाईवुड में ढेर सारी सस्ती प्लाईवुड बाजार में आई है, और उसका रीजन है एकाएक जो मुहिम चली थी एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया टू टेक्निकल ग्रेड यूरिया, उसमें थोड़ा बहुत इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और फिर उस पर विराम लग गया। इसके चलते जितने भी यूनिटें सस्ती माल बनाने वाली, उन सब ने फिर से पुरजोर उत्पादन शुरू किया, जिसकी वजह से प्लाईवुड में सप्लाई बढ़ी, और उस सप्लाई के बढ़ते ही एक तरफ जहां प्राइसेस पर दबाव बढ़ा, वहीं जो सिस्टमेटिक और बेहतर तरीके से काम करने वाली कंपनियां हैं उन पर एकाएक कॉस्टिंग बढ़ जाने से प्राइस बढ़ाने का दबाव पड़ा, और इसी के चलते कुछ लोग को छोड़ दें तो लगभग सभी कंपनियां प्राइस बढ़ाने की पक्षधर नजर आ रही हैं। दोस्तों, प्लाईवुड में अगर आज प्राइस नहीं बढ़ेगा तो शायद आपको वो क्वालिटी कभी मिल ही नहीं सकती जो आप मांगते हैं। कुछ लोगों का सवाल भी रहा है, हमारे पास सवाल आते हैं, इस बार करीब 2500 सवाल आए हैं, इसमें 15 सवाल से ज़्यादा सिर्फ इस बात की तरफ है कि सर क्या अभी आज की डेट में प्लाईवुड के प्राइसेस को बढ़ाना, एसोसिएशंस का लेटर निकाल कर इस मंदी के दौरान भी ये कहना कि हम प्राइस बढ़ाएं, क्या ये तर्कसंगत है? मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, आज कोई भी एसोसिएशन जब एक समूह का निर्णय लेती है, जब उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एक साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो यूं ही नहीं होता, वो बेवजह नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि अगर वो 8-10% का निर्णय लेते हैं, 7% का निर्णय लेते हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने सुविधा के हिसाब से कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7 बढ़ाता है, और वो उसका पर्सनल कॉल होता है। लेकिन यह निस्संदेह अगर आज ये रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, आपको कतई वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। और मैं ये समझता हूं कि वो मैन्युफैक्चरर जो ईमानदार है अपने आप के प्रति भी और अपने प्रोडक्ट के प्रति भी, वो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट को पास ऑन नहीं करेगा तो वो व्यापारी कहाँ हुआ, वो मैन्युफैक्चरर कहाँ हुआ, वो ईमानदार कहाँ हुआ, और वो उस गुणवत्ता या उस क्वालिटी के प्रति भी कहाँ ईमानदार हुआ जहां पर उसको अपनी ईमानदारी की कसमें खाते हुए प्रोडक्ट को बेचना है। ट्रेडर या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में नहीं रखता, उस प्रोडक्ट को वो आने वाले ग्राहक को देता है, और वो उसका भरोसा होता है। वो भरोसा सिर्फ उस कंपनी का नहीं होता, वो भरोसा उस काउंटर का भी होता है। और अगर उस भरोसे को कायम रखना है तो अच्छे प्रोडक्ट को पाने के लिए कुछ कॉस्ट बढ़ना बिल्कुल बेमानी है। दोस्तों, इंटीरियर में अगर आप ध्यान दें, इंटीरियर का खर्च बहुत बड़ा है। पहले इंटीरियर में प्लाईवुड का जो शेयर होता था वो 50% होता था, एडेसिव का शेयर उससे बहुत कम होता है, हार्डवेयर का शेयर बहुत कम होता था। लेकिन अगर तस्वीर बदली हुई देखें तो आज प्लाईवुड का शेयर बहुत घटा हुआ है। डेकोरेटिव सर्फेसेस, डेकोरेटिव प्रोडक्ट, पॉलिशेज, हार्डवेयर, हैंडल्स और एडेसिव्स या डिफरेंट उस पर एडिटिव्स या सजावट के सामानों का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों, देखा जाए तो प्लाईवुड के कीमतों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए नहीं। कारण है, प्लाईवुड अगर सचमुच लगाना है और प्लाईवुड अगर सचमुच अच्छी क्वालिटी का लगाना है तो ठोक के प्राइस लो ना। कंपटीशन करके ग्राहक की उस गुणवत्ता को और उसकी गुणवत्ता के ऊपर बैठे हुए भरोसे को भी हिलाने का पाप ही क्यों करना, जब आपको ग्राहक दे सकता है अगर आप ये समझाएं तो। अगर कोई ग्राहक आकर ये कहता है कि सर फला दुकान पर ये प्रोडक्ट आपसे सस्ता मिलता है, निस्संदेह आपको अपने शॉप पर कोई न कोई डिस्प्ले, कोई न कोई डिमॉन्स्ट्रेशन का ऐसा तरीका अपनाना चाहिए
जहां पर आप ये दिखा सकें, प्रूव कर सकें कि आपके द्वारा बेची जा रही प्लाईवुड बहुत उत्तम क्वालिटी की है, आपके द्वारा दी जा रही वारंटी या गारंटी आप उस पर खड़े रहेंगे, उस गुणवत्ता की आप कस्में खाते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट है। और तीसरा, अगर ये गुणवत्ता आपके द्वारा गारंटी के साथ दिखाई जाती है, समझाई जाती है और पेपर द्वारा सपोर्ट की जाती है, तो मुझे लगता है कि किसी भी काउंटर का 50% से ज़्यादा शेयर पूरे वैल्यू का प्लाईवुड का ही है। उसके लिए भी एक राहत भरी बात होगी। दोस्तों, प्लाईवुड में प्राइस का बढ़ना और घटना दोनों लगे रहेंगे। अगर आज एसोसिएशन लेटर निकालकर प्राइस बढ़ाने का संशोधन या एक्चुअली सजेशन देती है, तो आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि रेट गिराने के लिए कोई एसोसिएशन लेटर नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैन्युफैक्चरर खुद ही डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से प्राइस को कम कर देता है। लेकिन जब भी कोई डेस्परेट मैन्युफैक्चरर प्राइस कम करता है, तो यूँ समझ लीजिएगा कि एक बार क्वालिटी जरूर चेक करिए। प्राइस कम पाना आपकी जीत नहीं है, आपकी जीत है कम प्राइस पे बढ़िया प्रोडक्ट पाना। मुझे लगता है कि अगर आप लगातार किसी के 3-4 ट्रक चेक कर दें, तो आपको वो प्राइस डेफिनेटली उस सैंपल के जैसा अगर मैच करेंगे तो नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज बाजार में स्लंप है। पिछले 1.5 महीनों से दिवाली के 10 दिन के पहले ही बाजार में स्लंप शुरू हो गया था और उस स्लंप के चलते बाजार में एक निगेटिविटी का माहौल बना। और मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया का हाइप, ग्लोबल मंदी का हाइप या किसी भी चीज़ का बार बार ये दिखाया जाना कि बाजार में मंदी आ रही है, बाजार में मंदी आने वाली है या ग्लोबल मंदी है, ये कहीं ना कहीं बायर्स के सेंटीमेंट को हिट तो करता ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले से बाजार स्लो हुआ है। जो बाजार हमने कोविड के दौरान 2 सालों में, 1.5 सालों में देखा, डेफिनेटली वो इंटेंसिटी नहीं है। भाई कितना कोई लगाएगा, हमें आदत पड़ गई है कोविड के दौरान उठे हुए बाजार की, जबकि बाजार एक्चुअली देखा जाए तो प्री कोविड के स्थिति में हमेशा है। दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है और मेरी व्यक्तिगत मुझे लगता है कि ये पूरी तरह निराधार साबित होगी कि 2023 में किसी तरह की मंदी की धमक सुनाई देगी। अगर 10% मंदी आती है, विश्व में अगर 40% की मंदी होगी, 50% की मंदी होगी, तो भारत में वो 5 या 10% की होगी। इसके पीछे मेरी दलील ये है कि जो घर की बिक्री के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो जमीनों की बिक्री के आंकड़े हैं वो भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं। रजिस्ट्रेशन या डिमांड ऑफ लैंड और रियल एस्टेट और एनी अपार्टमेंट और विला, इट इज इंक्रीजिंग। अगर आप किसी भी तरह से आंकड़ों को देखेंगे, मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़े समझाकर, दिखाकर, डेटा दिखाकर भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ निचोड़ ये बताना चाहता हूं कि भारत में आने वाले कुछ वर्षों में ही शहरी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी वो 30% के आसपास जनसंख्या शहरों की है, ये 40% की हो जाएगी। इसका मतलब अगले 6 से 7 साल किसी भी तरह की मंदी तो नहीं है। हाँ, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, राइट प्राइस पर राइट कॉस्ट कैलकुलेट करके आपकी कंपनी को प्रॉफिट देते हुए सामने के कस्टमर की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, इसमें जरूर खतरा है। हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि भारत का बाजार अगले 3 सालों में, 4 सालों में सीधे डबल होगा। ऐसा पीछे भी हुआ है और ये निस्संदेह कायम रहेगा चाहे लाख ग्लोबल मंदी हो। और अगर बाजार डबल या उससे भी ज्यादा हुआ तो मंदी कहां आएगी और मंदी का डर क्यों है? एक्चुअल दोस्तों, मंदी का डर उस कंपटीशन से है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इसमें पूरी तरह यकीन रखता हूं कि हर दिन आने वाले समय में बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो डीलर हो। अब सवाल ये उठता है कि हम उस मंदी से कैसे निपटें, अब सवाल ये उठता है कि हम उस कंपटीशन से कैसे निपटें। बात है कि इस कंपटीशन से निपटने में जो मेहनती होगा, जो लॉजिकल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, मैं हमेशा कहता हूं नॉलेज इज द न्यू करेंसी। कीप नॉलेज, नॉलेज ऑफ सराउंडिंग, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ न्यू मटेरियल्स, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसीलिए आप हमेशा प्लाई रिपोर्टर को फॉलो करते रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें कहीं लिखी नहीं जा सकती, ये प्रैक्टिकल बातें संवाद से ही सीखी जा सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इंडिया इंटीरियर रिटेल कॉन्फ्रेंस में या हम कहीं भी किसी शहर में कोई भी IIR की बैठक करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें जरूर शिरकत करें। सीखने में जाता ही क्या है, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए। दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन में जो धारदार है, जो तेज है, जो तेज तर्रार है,
वो यही कहता है कि बाजार ठीक है, कंपटीशन है लेकिन बाजार ठीक है। लेकिन जो धारदार नहीं है, जिसकी काम करने की गति धीमी पड़ रही है, वो कहता है कि बाजार में स्लंप है। अगर आपको स्लंप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप धीमे पड़ रहे हैं। अगर आपको बाजार में संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इसका मतलब आप गति में हैं। ये सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले पे चलिए। स्लंप उनके लिए है जिनके पास रोड मैप नहीं है, जिनके पास क्लैरिटी नहीं है। डेफिनेटली दोस्तों पेमेंट स्लो है और इस स्लो होने से कोई इनकार नहीं है। यही एक सच्चाई है जिससे मैं सहमत हूं कि बाजार में पेमेंट की गति बहुत धीमी हुई है और वो गति धीमी होने की बहुत सारी वजह हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक शब्द, उससे आधारित बहुत सारे हमारे रोजमर्रा के जीवन पर जो असर पड़ते हैं, उसी की वजह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मनी का फ्लो अप और डाउन होता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोगों में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की भी भूख बढ़ी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट के प्राइसेस प्री कोविड थे और जो प्रोडक्ट के प्राइसेस पोस्ट कोविड हुए हैं, उसमें जो वर्किंग कैपिटल लगी है, कितने लोगों ने उस वर्किंग कैपिटल को डाला और कितने लोगों के पास वो कैपिटल थी और कितने लोगों ने हिम्मत करके उस कैपिटल को लोन पे लिया। अगर इन आंकड़ों को आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो पाएंगे कि जिसके पास पैसे थे या जिनके पास कैपिटल डालने का पैसा था, उसका काम बेहतर है। जो यूं ही इस बिजनेस में आ गया कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपना बिजनेस करना है, अब पिछले 10 सालों में वो आया है और उसने अभी सिर्फ अपनी कोठी या अपना प्लॉट या अपनी दुकान ही खरीदी है, उसके पास अभी उतनी सरप्लस कैपिटल नहीं है। इसी बीच मॉनेटरी टाइटनिंग होने के वजह से प्लस कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के टलने की वजह से बाजार में जो कैपिटल का फ्लो है वो धीमा पड़ा है और स्पेंडिंग ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर हैज ऑल्सो गॉन डाउन। स्पेंडिंग इसलिए घटी है क्योंकि उनके पास अभी खर्च करने के लिए सरप्लस पैसा नहीं है, उन्होंने अपनी खरीद को थोड़ा टाला है। खरीद को टालने की वजह है नौकरियों पे मंडराते हुए खतरे, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल मंदी की आहट और उसका दिमाग में चलता हुआ भ्रम। इसके चलते काफ़ी जनसंख्या में काफ़ी लोगों ने अपने परचेज को धीरे धीरे पोस्टपोन किया है या होल्ड पे डाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनवरी 15 तक आते आते आप सभी को इसमें सीधा सीधा फर्क नजर आएगा। मुझे तो यूं ही लगता है कि 8 या 10 तारीख से ही बाजार उठने की तरफ बढ़ चलेगा। ये बढ़ना, ये माहौल 2 महीने रहे या 4 महीने, एक बार ग्लोबल मंदी की जो धमक हम सुनते आ रहे हैं उसकी छाया थोड़ी बहुत भारत में पड़ेगी तो वो कहीं जाकर मिड ईयर में पड़ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे आपको जरा भी शंकित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि मुझे अपने शहर के कितने एरिया को कवर करना है और उसमें कितना माल बेचना है, अगर आप एक रिटेलर या काउंटर हैं तो आपके पास खुद की कितनी टीम है जो दौड़ दौड़ कर साइट की वर्किंग करके कॉन्ट्रैक्टर कारपेंटर को अपनी तरफ खींचती है, मुझे लगता है कि आपके पास वो हैंड, वो टीम और वो कैपिटल अगर है तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप एक बहुत छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने अभी इसे कदम ही रखा है, एमएसएमई है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, तो आपके पास लगाने के लिए एक ही चीज़ है, वो है ईमानदारी और मेहनत। ईमानदारी से कुछ अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को लेकर और उन पर अकेले मेहनत करें, कम पैसे में काम करें लेकिन मेहनत ना छोड़ें। अगर आप 10 किलोमीटर में काम करते हैं तो आप 50 किलोमीटर का देरिया बढ़ाएं। आपके लिए यही सलाह है और यही इस पर्टिकुलर कंपटीशन से जीतने का फार्मूला है। दोस्तों, ये वक्त बढ़ते हुए दामों के बीच अपने आप को साधने का है। मैं समझता हूं कि आज के मार्केट में फ्लक्चुएशंस जारी रहेंगी। एक तरफ जहां एमडीएफ के प्राइसेस स्टेबलाइज्ड हैं, एक तरफ जहां पार्टिकल बोर्ड के प्राइसेस में आप दिनों दिन कमी देख रहे हैं। इनके कारण हैं, प्लाईवुड की कीमतें कह रहे हैं लोग बढ़ेंगी, लैमिनेट की कीमतें आप देखिए तो 30 से 40 रुपए के बीच में नरमी आई है। अघोषित रूप से छोटी और मझोली कंपनियों ने अपने कीमतों में 0.8 हो, 0.9 हो, 1 mm हो या लाइनर हो, इसमें कीमतों को घटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। लाइनर खुलेआम अगर आप देखें तो 350 रुपए के आसपास बिक रहा है। देखा जाएगा तो प्राइसेस में नरमी लैमिनेट में देखी गई है लेकिन प्लाईवुड में उल्टा है, वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? सेम तरफ, सेम प्रोडक्ट, सेम सेगमेंट का प्रोडक्ट, एक में तेजी और एक में मंदी क्यों? एमडीएफ वहीं पर खड़ा है, प्लाईवुड बढ़ रहा है, लैमिनेट घट रहा है, पार्टिकल बोर्ड घट गया है। व्हाई सो? बिकॉज
of the demand and nature of the product, which also because of the oversupply. पार्टिकल बोर्ड में कीमतों के घटने का क्रम जारी है और ये अब मुझे लगता है कि जैसे ही ये जनवरी के बाद डिमांड शुरू होगी इसमें स्थिरता आएगी। पार्टिकल बोर्ड की सप्लाई भी बढ़ी है, पार्टिकल बोर्ड में अगले साल सप्लाई और बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि OEM और रेडीमेड फर्नीचर का सेक्टर जैसे ही बढ़ेगा पार्टिकल बोर्ड की डिमांड में फिर से एक बार बढ़ाव दिखेगा। दोस्तों, आज MDF सेक्टर की बात करें तो इंपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और इसके चलते पतले MDF में सीधा सीधा असर देखा गया है। साउथ इंडिया की MDF की जो मार्केट है उसमें तो इसकी छाया दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी ये शुरुआत है। सप्लाई अगले साल 2023 में और बढ़ेगी। MDF में आप सप्लाई बढ़ता हुआ देखेंगे जबकि टिम्बर प्राइसेस पे दबाव बढ़ता हुआ देखेंगे। इन दोनों के चलते कहीं ना कहीं मार्जिन्स में कमी आएगी और MDF अपने विस्तार को और बड़ा करेगा। लोग पूछते हैं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। कई लोगों ने सवाल भेजा है कि अभी जो प्रेजेंट डिलेमा है हमारा वो है कि प्लाईवुड इंडस्ट्री रहेगी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात बहुत तय है, इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही। प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी 8 से 9% की ग्रोथ हो रही है। अब उस ग्रोथ को कौन ले रहा है, सवाल यहां पर है, क्योंकि ग्रोथ के हिस्सेदार बहुत हैं लेकिन ग्रोथ कुछ ही लोगों को मिल रही है। उन कुछ लोगों के फंडामेंटल स्ट्रांग है, चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों या कैपिटल के हों। लेकिन उन लोगों को जिनको उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही या डर लग रहा है, उनके पास ये तीनों का अभाव है और ये रहेगा, ये डिवाइड बढ़ेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम से नहीं जीत सकते। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की जो परचेज है, जो एफिशिएंसी है, या कोई भी बड़े प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मतलब सिर्फ ब्रांडेड मत समझिए। ऑर्गेनाइज प्लेयर का मतलब जो भी अपनी वर्किंग को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करता जा रहा है, उनकी परचेज एक छोटी कंपनी की परचेज से अब बेटर हो चली है। GST के आने के बाद कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें अब आप कह नहीं सकते कि मैं बहुत स्मार्ट वर्कर हूँ। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आपसे महंगा बेचते हैं और आपसे सस्ता खरीदते हैं, जिसके चलते उनकी वायबिलिटी और उनका आपके ऊपर दबाव बढ़ाना या बढ़ना लाजमी है। इससे बचने के लिए आपके पास सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, कैपिटल इन्वेस्ट करने और फोकस बढ़ाने के कोई रास्ता नहीं है। अगर आप संदेह में हैं कि क्या ये लाइन खतरे में है और इस संदेह में ही जी रहे हैं, निस्संदेह आप खुद एकदम डेंजर जोन में हैं। आप देर सवेर कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं करेंगे। बात को कहना चाहता नहीं लेकिन कहना पड़ रहा है। सवाल इतना लोग पूछते हैं, 4000 प्लाईवुड की कंपनियां हैं, छोटी मोटी बड़ी सब मिलाकर। 4000 में से 2000 प्लेयर तो नॉन सीरियस प्लेयर हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले अगले 6-7 सालों में वो 2000 प्लेयर कहीं ना कहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्वालिटी, वो कैपिटल नहीं होगा, तो उन्हें हटना ही होगा, उन्हें जगह देनी ही होगी। तेजी से आती हुई कोई कार जब पीछे से आ रही होती है तो खुद ही लोग आगे जगह दे देते हैं हल्की फुल्की, और अगर वो नहीं देते हैं तो वो हॉर्न बजा के, कटिंग करके वो अपनी जगह बना लेता है। यही हाल कमोबेश उन मजबूत कंपनियों का है जो तेजी से अपनी कंपनी के प्रोडक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। उसमें अगर कोई छोटा कम स्पीड से चलता हुआ प्लेयर ये सोचे कि यार मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ और वो मरेगा और मैं नहीं मरूंगा और ये सब, मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसकी गति इतनी तेज है कि आप वो कहीं और आगे निकल जाएगा और आप पीछे छूटते छूटते खुद ही थक जाएंगे कि अब ये गाड़ी से उतर जाओ, हम फ्लाइट पकड़ लेते हैं। दोस्तों, बात इस जर्नी की है कि हम किस जर्नी को किस तरीके से तय करते हैं। प्लाईवुड में छोटी कंपनियों को दिनों दिन दिक्कतें आती रहेंगी। जैसे जैसे कंप्लायंस, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज वर्क कल्चर, जैसे जैसे GST का दबाव बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे ये 4000 प्लेयर घटते 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 2000 होंगे। हालांकि पिछले 1.5 सालों में प्लेयर्स बढ़े हैं। हालांकि पिछले 1.5 सालों में प्लाईवुड की और भी फैक्ट्रियां लगी हैं, कई बंद हुई हैं और कई नई लगी हैं। इसका कारण है जगह जगह रीजनल एरियाज में टिम्बर्स का उपलब्ध होना। टिम्बर की उपलब्धता और उसकी वायबिलिटी ने छोटी छोटी नई कंपनियों को जन्म दिया है। लेकिन अगर वो कंपनियां भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी कैपेसिटी और अपनी क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगी, जिसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है, तो वो भी फिर उसी परिस्थितियों का शिकार होंगे। आने वाले समय में लैमिनेट में मुझे कोई भी दाम अब गिरते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि लैमिनेट अपने उस 40-50 रुपए की एडजस्टमेंट के बाद वापस वहीं खड़ा है जहां पर अब वो इससे नीचे नहीं जाएगा।
लाइनर की कीमतें बॉटम पर हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई स्कोप बचता है। अगर किसी को और फर्दर लॉस करना हो या प्लाईवुड की तरह उसमें भी कैश लॉस करना हो तो वो अपने पैसे को कम कर सकता है, अपने प्राइसेस को कम कर सकता है। 1mm या 0.8 में देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप बचा नहीं था, क्योंकि फोल्डर की कीमतें, कॉस्टिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सैम्पलिंग हैज़ गॉन अप। सो द स्कोप बिटवीन चीपर 0.8 एंड लाइनर ऑलरेडी बाजार को पास ऑन हो चुका है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि लैमिनेट की प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। MDF भी यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है। अगले 3 से 4 महीनों में जब तक कि कोई नया प्लांट नहीं शुरू होता, मैं MDF की कीमतों में बहुत नरमी के आसार नहीं देख रहा। लाख इंपोर्ट आता रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का MDF में दबदबा उसी तरह से बरकरार रहेगा। कमोबेश 5-7% का दबाव देखा जा सकता है, लेकिन उससे बाजार की दिशा नहीं बदलने वाली। दोस्तों, PVC लैमिनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है कि कैसा रहेगा ये। PVC लैमिनेट का प्रोडक्ट पहले बहुत तेजी से था, लेकिन अब इसमें स्थिरता आ गई है। ये प्रोडक्ट अपनी जगह छोड़ रहा है और इसकी जगह एक्रिलिक लैमिनेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक्रिलिक लैमिनेट के बढ़ने के पीछे कारण है उसकी गुणवत्ता। उसमें जो ओपेसिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो लुक है, जो एस्थेटिक अपील है, उसने PVC को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और सभी डेवलप्ड मार्केट में जहां जहां पर भी एक्रिलिक लैमिनेट्स की उपलब्धता बढ़ी है, वहां पर एक्रिलिक ने PVC की जगह को ले लिया है। इसके अलावा प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स ने भी अपनी जगह बनाई है, जिसका सीधा सीधा असर PVC लैमिनेट पर पड़ा है। दोस्तों, आने वाले समय में प्लाईवुड का बाजार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। इसके घटने की संभावना नहीं है, लेकिन इसकी गति MDF जैसी तो नहीं रहेगी। MDF 7,000 करोड़ का बाजार है, जबकि प्लाईवुड 30,000 करोड़ का बाजार है। तो 30,000 करोड़ का 8% बढ़ता है तो उसके नंबर्स अलग होंगे, और 7,000 करोड़ में 20%, 22% बढ़ता है तो उसके नंबर बड़े होंगे। बेस बड़ा होने की वजह से प्लाईवुड में ग्रोथ कम दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, हर रीजन में अगर सर्वे किया जाए, जो कि हम करते हैं, प्लाईवुड में ग्रोथ निरंतर जारी है, बशर्ते कि आपकी गुणवत्ता, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी कैपिटल, आपका फोकस और आपकी क्लैरिटी पूरी तरह से कायम हो और फोकस्ड हो। लैमिनेट प्लेयर्स को ये सलाह है कि वो अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करके अपने को फंसाए नहीं, कंसोलिडेट रखें, प्रोडक्ट को फोकस्ड करके बेचें, क्योंकि लैमिनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फैक्ट्री लगाना तो बहुत आसान है। ये अभिमन्यु के उस चक्र की तरह है जिसमें आप घुस तो सकते हैं, निकल नहीं सकते। लैमिनेट की फैक्ट्री जो भी लगाने वाले हैं या लगाने जा रहे हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल, प्लांट के कॉस्ट को एक बार पुनः जांच परख लें। कहीं भी अगर ये सोचें कि बहुत कम में ये काम होता है, तो ऐसा होता नहीं है। और कहीं भी अगर वो ये सोचते हैं कि लाइनर बेच के एक बार काम चल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। दोबारा रीचेक करें। MDF और पार्टिकल बोर्ड में बहुत सारे लोग नए आने वाले थे, आ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट के आने से लोगों के मन में भय का माहौल बना है और इन्वेस्टर अभी थमे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी सीरियस प्लेयर हैं वो अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2023 में 3 से 4 MDF के नए प्लांटों का जो प्रोडक्शन आएगा, इससे 2023 में बाजार में डेफिनेटली उसका एक प्रभाव पड़ेगा। एक टेक अवे दे देता हूं आज का। पहला, प्लाईवुड की कीमतों में वृद्धि निश्चित है, चाहे वो 5% हो, 4% हो, 8% हो, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, बिकॉज कंपनीज आर मेकिंग कैश लॉसेस विच हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। अगर आप उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी गुणवत्ता खुद ही कम करा रहे हैं। दूसरा, लैमिनेट की कीमतें जहां पर कम होके आ गई हैं, उससे ज़्यादा वो कम हो नहीं सकती, और ज़्यादातर ये कीमतें 0.8 और लोअर लाइनर के थिकनेसेस में देखी गई हैं। इसलिए लाइनर का बाजार भी अब यहाँ से स्थिर रहने का अनुमान है। MDF में प्राइसेस पर दबाव बना हुआ है क्योंकि उसमें सप्लाई बढ़ी है, लेकिन ब्रांडेड प्लेयर्स कहीं ना कहीं उस पर टिके हुए हैं। आने वाले समय में थोड़ी बहुत कमों में नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि 2-4 नए प्लांट्स इस साल में आएंगे, जिसके चलते MDF में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का दबदबा बना रहेगा। MDF तेजी से ग्रो करता रहेगा, सस्ते प्लाईवुड की शेयर लेता रहेगा, लेकिन इसका ये कहीं से कोई आसार नहीं है कि वो प्लाईवुड को रिप्लेस करेगा। पार्टिकल बोर्ड में जैसे ही रेडीमेड फर्नीचर, ऑफिस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, पार्टिकल बोर्ड में भी फिर से डिमांड लौटेगी। अभी पार्टिकल बोर्ड में सप्लाई, ओवर सप्लाई और कीमतों के बढ़ोतरी का दौर है, वो थमा हुआ है और ये फिलहाल थमा ही दिखता है। PVC लैमिनेट में बाजार धीरे धीरे एक्रिलिक में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए रूरल एरियाज में PVC लैमिनेट अभी चलता रहेगा, लेकिन मेट्रो एरियाज में एक्रिलिक लैमिनेट ने उसकी जगह बनाई है। दोस्तों, आज के इन टेक अवे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले
अगले प्रगत द्विवेदी के एपिसोड में कई सवाल हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं समय अभाव के चलते, अगली बार लेंगे। एक बार पुनः 2023 में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मोदक टीम को शुभकामनाएं, लाइव रिपोर्टर की टीम्स की तरफ से आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, प्रणाम।